उत्कर्ष ऐप की बिग समर सेल में पाएं एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त छूट। लेकिन ये दोनों बड़ी बचत है 20 जून तक ही, इसलिए अभी इसका लाभ उठाएं और अपनी अफोर्डेबल तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरुण पारशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए जीके जीएस के कई सारे क्वेश्चंस। और आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स के लिए फिर से खुशी की बात है, क्योंकि आज की क्लास में फिर से पोल नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि सर पोल ना हो, पर वो एक आध दो दिन के लिए ही आपके लिए रियायत है, क्योंकि पोल आपका फिर से जल्दी ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि पोल से ही तो असलियत पता चलती है कि आप लोग कितने पानी में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 1.97, 1.64, 2.16 या फिर आपका 2.22 हो जाएगा? ये आप लोगों को बताना है। देखो, अगर जनगणना की अगर बात की जाए तो जनगणना जो आपकी है वो सबसे पहली बार 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। उसके बाद फिर 1881 में जब लॉर्ड रिपन आए, तो यहां पे से आपकी नियमित, आपकी जो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को कंपैरिजन वाली जो जनगणना है वो आपकी शुरू हो गई। लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम हमारा जो 2011 में आपका जो है वो आखिरी बार जनगणना हुई है। 2011 में हमारी जो है वो लेटेस्ट जनगणना हुई है। और उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमारे कुछ तथ्य जो इससे संबंधित है, हमारी उस टाइम पर जनसंख्या जो थी वो करीबन 121 करोड़ हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं कि उस समय लिंगानुपात कितना हुआ करता था, तो वो था आपका 943, यानी कि 1000 पुरुषों पे आपकी 943 महिलाएं थी, लड़की थी। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, जनसंख्या घनत्व की, तो वो आपका कितना रहा है? जनसंख्या घनत्व वो तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं बात करूं शिशु मृत्यु दर की, तो ये आपको पता ही है कि प्रति 1000 पे नापी जाती है। तो आपकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो आपकी कितनी थी? वो आपकी 57 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 57 मानी गई है। अगर शिशु मृत्यु दर की बात हुई है तो मातृ मृत्यु दर का भी डाटा जान लीजिए। ये आपका कितना है? ये आपका हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसे कहते हैं। पर ये आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रति 1 लाख पे माना जाता है। और ये आपका कितना आया है? 403 प्रति लाख महिलाओं पे। तो ये आपका क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका हो जाएगा। साक्षरता दर आप जानते हैं वो करीबन 74% रही है, जिसमें सबसे कम जो रही है वो बिहार की रही है। अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर रही वो किसकी रही है? वो आपकी केरल की रही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप जानते ही हैं किस राज्य की होगी? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, जो कि करीबन 19 करोड़ और आपकी 95 लाख हुआ करती थी। सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करूं तो वो आपको किसकी देखने को मिलेगी? सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपकी सिक्किम की देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? मुश्किल से आपको यहां पे 6 लाख लोग रहते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हो गई बात? तो हमारी जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो करीबन 17% देखने को मिली है। कितनी देखने को मिली है? 17% देखने को मिली है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मोस्टली आपका क्या है? बी देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोगों को बताना है कि अनुसूचित जनजाति की, शेड्यूल ट्राइब की सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको किस में देखने को मिली? सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या किस राज्य में देखने को मिलेगी? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के डैशवें दिन पर मनाया जाता है। तो बताएं क्या इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा? आपसे दिन पूछा जा रहा है कि किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो आपको किस में देखने को मिलेगी? वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एससी कैटेगरी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां देखने को मिलेगी, तो वो उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा एससी कहां है? यूपी में है। और सबसे ज्यादा एसटी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कहां पे? मध्य प्रदेश में।
चलिए बढ़ जाते हैं इसकी तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका दशहरा है, यानी कि 10वें दिन। इससे भी आप हम क्या कर सकते हैं कि इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और अगर इसमें हम बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर को कंपेयर करते हुए चलें, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपको ये क्या मई और जून के महीने में देखने को मिल जाएगा, मई और जून के महीने में। और अभी जो दशहरा है, ये गंगा दशहरा अभी आया नहीं है, आने ही वाला है, ठीक है। और इस दिन हमारे यहाँ तो भाई यूपी में तो यही होता है, आगरा वाली की साइड में, कि वहाँ पे बहुत सारी पतंगे उड़ाई जाती हैं। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो मकर संक्रांति के टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतंगे उड़ती हैं, पर आगरा में अगर बात करें तो दशहरे के टाइम पे बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है। पतंग के कई सारे कंपटीशन भी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता कौन थे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता हुआ करते थे। तो बताएंगे जरूर इसका आंसर। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बड़ी आसानी से दे भी देंगे। वैसे तो आप इस चीज से परिचित होंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो बेसिकली किनको दिया जाता है? कोचिस को दिया जाता है। किनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार? कोचिस को दिया जाता है। और जो सबसे पहले जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, इनमें हम बताते हैं कि इसमें आंसर जो हो जाएगा, पहले बताइए। कुछ लोग यहाँ पे जवाब देंगे भाई, कुछ लोग बी बोलेंगे, कुछ लोग ए बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आप इतनी आसानी से तो नहीं करने वाले हो, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर है आपके बालाचंद्र भास्कर जी। तो बालाचंद्र भास्कर जी हो जाएंगे। और ये किससे संबंधित रहे हैं? ये आपके रेसलिंग से संबंधित रहे हैं। ये आपके किससे संबंधित रहे हैं? रेसलिंग से संबंधित रहे हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये अकेले नहीं थे, इनके साथ और किसको मिला है? ओम भारद्वाज को भी मिला था। पर ये किससे संबंधित रहे? ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित रहे। ये आपके किससे संबंधित रहे हैं? बॉक्सिंग से संबंधित रहे थे। और इनको 1985 में क्या दिया गया था? ये वाला आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो उसका आंसर सी है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि सभी लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जो खेल के लिए पुरस्कार है वो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पहले जो नाम हुआ करता था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। आप लोगों को बताना है इस पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो आपका खेल से संबंधित है। दूसरे नंबर का आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गेम्स, इन सब पे से आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते ही हैं। तो निम्नलिखित में से किस महिला ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? यह आपसे पूछा गया है। तो क्या वो ज्योति हैं, या फिर वो आपका आभा खटुआ हो जाएंगे, या फिर मुनीता प्रजापति हैं, या फिर आपके प्रियंका गोस्वामी हो जाएंगे? बताएं। बताइए इसका क्या आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जल्द से आप लोगों को बताना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता? ज्योति ने, आभा ने, मुनीता ने, या फिर आपके प्रियंका हो जाएंगी? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इसका ए विल बी द राइट आंसर। ज्योति यारा जी, इसका संबंधित जो है वो आपका क्या है? 100 मीटर का जो हडल्स का गेम था उसमें इनको क्या है? गोल्ड मिला है, ठीक है। तो जो हडल्स वाला गेम है उसमें इनको क्या है? गोल्ड की प्राप्ति हुई है। किसकी? स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है, ठीक है। चलिए चलिए आभा खटुआ की अगर बात की जाए तो इनको भी क्या है? इनको भी आपका भाई गोल्ड मिला है। और ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र से संबंधित रही हैं। और इनको शॉर्टपुट में, इनको क्या है? शॉर्टपुट में गोल्ड दिया गया है। क्या है? इनको शॉर्टपुट में गोल्ड की प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर क्या है? ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। निम्न में से किसका उपयोग प्रत्ययमल के रूप में किया जाता है? प्रत्ययमल यानी कि एंटा एसिड, जानते ही होंगे, वो लोग तो जरूर जानते होंगे जो ज्यादा ही मसालेदार खाना खाते हैं। छोरियां तो खूब जानती होंगी, वो गोलगप्पा की ठेले पे ठाड़ी रह जाती हैं, वहां पे कहती है भैया और मिर्च डालो और मिर्च डालो। बिल्कुल ही स्पाइसी वाला गोलगप्पे का पानी चाहिए, मुंह में से बिल्कुल ही आग निकल आए। उनको ज्यादा बेहतर पता होगा एंटा एसिड के बारे में।
तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा? बताएं। हाँ जी, तो एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है बेसिकली किस लिए किया जाता है? जब आपकी एसिडिटी हो रही होती है या फिर आपका अपच होता है यानी कि इंडाइजेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जलन होती है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इसको एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इनको ओटीसी दवाई भी कहा जाता है। ओटीसी दवाई क्या होती है? ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर यानी कि आप सीधे केमिस्ट पे जाइए और वहां पे आपको जाके मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सारी की सारी दवाई केमिस्ट पे जाके मिल जाती है? नहीं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती, जैसे कि नींद की गोलियां जो होती हैं, अगर वो लेनी है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि आजकल के जो निब्बा निब्बी हैं, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से लड़ाई हो गई, ये तूने मुझे ये ना पूछो कि बाबू ने खाना खाया है नहीं खाया, इसी पे लड़ाई हो गई, जाए केमिस्ट की दुकान पे नींद की गोली ली और खा के निपट गए। तो इसीलिए अब नींद की गोलियां जो है उसमें क्या है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। ओटीसी आपके क्या होते हैं? फिर से बता दे रहा हूं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जो आप सीधे जाके केमिस्ट के शॉप पे बड़ी आसानी से इसको आप ले सकते हैं। तो आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनो वगैरह भी आप कह सकते हैं कि इसका एक सही एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है? मतलब आरबीआई टूल आपसे पूछ रहे हैं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का जो करेक्ट है, गुणात्मक है, नैतिक प्रत्यायन यानी कि क्वालिटेटिव मोरल सुएशन, क्वांटिटेटिव मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव कैश रिजर्व रेशो, या फिर आपका क्वालिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन? बताएं क्या आंसर होगा। जवाब तो इसका आप बड़ी आसानी से दे भी सकते हैं। अगर आपने आरबीआई अच्छे से पढ़ रखी है तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे दोगे। सबसे पहले हम कुछ आरबीआई के तथ्य जान लेते हैं, जो नॉर्मल से तथ्य हैं, जो आपको अब तक रट भी गए होंगे कि आरबीआई जो है वो आपकी 1934 के एक्ट से बनाई गई है। 1935 में बनी थी। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन जो है उसने सलाह दी थी बनाने की। जब ये बनी तो इसका मुख्यालय कहां पे रखा गया? आरबीआई का कलकत्ता में रखा गया। 1937 में इसका मुख्यालय जो है वो बंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। 1949 में इसका क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर हुआ करते थे। देशमुख की अगर बात की जाए तो सीडी देशमुख जी ये हमारे देश के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे, क्योंकि ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो भारतीय नहीं हुआ करते थे। आया भाई किसी का आंसर? तो सबसे पहले तो याद रखना, इसमें चाहे आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, या फिर आपका कैश रिजर्व रेशो हो, या फिर आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो, ये सब आपके कैसे हैं? इन सब में आपको ये सब आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ये दो जो हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, जिसमें सरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, वो डिसाइड करता है क्या? आरबीआई। और ये जो है आपका हम कह सकते हैं सीमांत आवश्यकता, ये होता है आपका कैसा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका मोरल सुएशन है, जिसको क्या है? इसको गुणात्मक माना गया है। ठीक है, कितना माना गया? क्वालिटेटिव माना गया है, आपका क्वांटिटेटिव नहीं माना गया है। तो मोरल सुएशन जो है दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, याद रखेंगे। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करती है। इसमें कुल मिला के 6 सदस्य होते हैं। 3 कहां पे से आते हैं? आरबीआई की तरफ से आते हैं। 3 जो होते हैं वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा भेजे जाते हैं। एमपीसी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो आपको याद तो रखना पड़ेगा, और इसको हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, जब बैंक उल्टा आरबीआई को पैसा देती है तो उस वाले उसको क्या कहते हैं? ये आप लोग बताइए, कौन सी रेट होती है वो? बता ही दोगे। ये बच्चों वाले प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जवाब दीजिएगा इसका। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया है। एनसीएपी का पूर्ण रूप आप लोगों को बताना है कि एनसीएपी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि एनसीएपी की फुल फॉर्म क्या है, बताओ। तो क्या वो न्यू कार असेसमेंट प्रोडक्शन है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, न्यू कार एक्नॉलेज प्रोडक्शन है, या फिर आपका न्यू कार असेसमेंट पोर्टल हो जाएगा? बताओ।
चलिए, जैसे कि आपका इसमें सामने लिखा ही हुआ है कि इसको लॉन्च किसने किया था, नितिन गडकरी जी ने किया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। लास्ट के 10 साल में अगर बात की जाए तो हमारे देश की जो सड़कें हैं उनके सूरत को बदलने में इनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। कई सारे बेहतरीन हाईवे बनाए हैं, कई सारे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाए हैं। तो ये जो आपका भारत एनसीएपी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपकी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट में आपकी सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए, उसके उद्देश्य से क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। बिल्कुल पूछा जा सकता है एनसीएपी की फुल फॉर्म, तो ये आप लोगों को रिमेंबर अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा डैश राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो क्या ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, क्या ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या फिर ये आपका पंजाब में स्थित है, या फिर ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? बताइए। देखो, बौद्ध शिक्षा के अगर इतिहास में हम जाएं तो इसमें एक तो आपकी हम कह सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो बड़ा फेमस रहा था। अगर आज होता तो बिहार वाले क्षेत्र में होता। नालंदा क्षेत्र के लिए भी, नालंदा भी बहुत फेमस रहा था अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आपके कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपका किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए, किसके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी? हालांकि बख्तियार खिलजी नाम के व्यक्ति ने आकर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को ही क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो आपका केंद्र है, ये सबसे बड़ा केंद्र आपको कहां पे देखने को मिलता है? स्पीति घाटी में देखने को मिलता है। स्पीति घाटी जैसे ही आपने नाम लिया होगा, मैंने आप पता चल गया होगा किस राज्य की बात हो रही है, तो वो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? ये आपके हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो कई सारे लामाज होते हैं उनको क्या किया जाता है? ये एक तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी दी जाती है। साथ में यह भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश की एक खासियत क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे भारत में अगर प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या गांव में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या का पूरे राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पे हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है। यहाँ 90% पॉपुलेशन आपको कहां पे? गांव में रहती हुई दिखाई देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, या फिर आपका सेबी हो जाएगा जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर आप लोगों को बताना है कि लास्ट ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। बताएं। चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपके 1875 में की गई थी, और ये एशिया महाद्वीप के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। सेबी की अगर बात की जाए तो यही है वो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में वित्तीय संस्थान में भैया शेयर बाजार में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या करता है भैया? उनकी प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। सेबी की स्थापना जो है आप सभी लोग जानते हैं 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। पर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में छाप देना है। तो भैया छाप दो। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी लोग परिचित हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही
उत्कर्ष परिवार ने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया था कि उत्कर्ष क्लासेस का जो परिवार है वो 13 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के प्रेम से हम यहां तक पहुंच गए हैं। और ये भी हमको पूरा भरोसा है ऐसा ही प्रेम आप आगे भी बना के रखेंगे। इसको आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग स्टूडेंटों से सब्सक्राइब करवाएंगे। 13 मिलियन से 20 मिलियन, 20 मिलियन से 50 मिलियन और 100 मिलियन तक का सफर भी आप ही के सपोर्ट से होगा आगे। और जब भी मैंने बताया है, पहले भी बताया, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि जब भी कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई खुशी का मोमेंट होता है, तो उत्कर्ष हमेशा प्रयास करता है कि वो खुशी का पल वो अपने स्टूडेंटों के साथ जरूर बांटे। और 13 मिलियन सब्सक्राइबर की जो खुशी है वो खुशी भी उत्कर्ष जो है वो अपने स्टूडेंटों के साथ बांट रहा है। कैसे? जितने भी हमारे एसएससी के और रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे क्या है, बिग समर सेल के तहत, जो कि आपके 14 से 20 जून तक चल रही है, उसमें आपको 90% प्लस 13% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि मैं हमेशा बताता हूं, वो भी ध्यान रखना प्लीज। ऐसा मत सोचना 100% डिस्काउंट बैच फ्री, 3% एक्स्ट्रा हमको उल्टा उत्कर्ष देने वाला है भैया। 90% डिस्काउंट, 100 रुपए का कोर्स है जो कि आपको मिलेगा कितने का, अगर 100 रुपए का कोर्स है 90% डिस्काउंट 10 रुपए का हो जाएगा, प्लस जो 10 रुपए बचे हैं उसमें आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बस आपको करना क्या है, जब आप ये डिस्काउंट ले रहे हो तो आप ये वाला कोड जरूर लगा लेना, UC13 वाला, जिससे आपको ये 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जरूर मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो क्या वो 1206 से 1210 हो जाएगा, 1320 से 1324, 90 से 96 या फिर 66 से 87 होगा? देखो, ऐबक की अगर बात की जाए तो ये गुलाम वंश का साथ में दिल्ली सल्तनत दोनों का संस्थापक हुआ करता था। इसको 2 उपाधियां दी गई थी। एक तो इसको कुरान खान की उपाधि दी गई थी क्योंकि कुरान की आयतों को बड़े सुरीले स्वर में गाता था। इसको लाख बख्श भी बोला गया था क्योंकि ये लाखों की सहायता किया था। इसी को हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते थे। इसने अपनी राजधानी क्या बना के रखी थी? इसने अपनी राजधानी लाहौर बना के रखी थी। 3 इमारतों के लिए जनाब बड़े फेमस रहे थे। एक तो दिल्ली में इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम बनाया। दिल्ली में इन्होंने क्या है, कुव्वतुल इस्लाम की शुरुआत करी या उसको निर्मित करवाया। कुतुब मीनार की इन्होंने शुरुआत करी थी पर पूरा नहीं करवा पाए। पूरा करवा पाते उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उनका ऐबक का संबंध उससे भी है। 1210 में चौगान खेलते वक्त ये जनाब घोड़े से गिर के निपट गए। 1290 से लेकर 96 तक जो है ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या है, कार्यकाल है। 66 से 87 कोई है कमेंट सेक्शन में महारथी जो बता सके 1266 से लेके 87 तक का जो टाइम पीरियड है ये कौन से राजा से संबंधित है? हिंट दे देता हूं, गुलाम वंश का राजा है, स्लेव डायनेस्टी का, उसी से संबंध है जो आपको सामने दिख रहा है। क्या ये टाइम पीरियड जो आपको दिख रहा है? नेक्स्ट, जनवरी 2024 में यूथ को लैब छठा संस्करण कहां लॉन्च किया गया था? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर आपका कहां पे, कैलकाटा में किया गया था? बताएं क्या जवाब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा? मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर आपका कैलकाटा हो जाएगा? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका आंसर ज्यादातर ऐसी चीजें जो है उनकी शुरुआत कहां पे होगी, आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूथ को लैब 6 है क्या। ये एक प्रयास है। किन 3 संस्थाओं ने मिलकर इसका प्रयास किया है भाई? एक तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है, अटल इनोवेशन मिशन, और साथ में आपका जो नीति आयोग है, इन तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी है। और इसका प्रयास क्या है कि कैसे करके जो नई कंपनी है या फिर जो नए स्टार्टअप है उनको शुरू किया जाए, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या है आपका? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर इन व्यक्ति ने अपनी नाइटहुड को त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया था। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, टैगोर साहब या फिर आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, बताएं। देखो तैयब जी की बात करें तो जब 1887 में कांग्रेस की बैठक जब मद्रास में हुई थी तो ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो इनके अगर कुछ पॉइंट मैं जानूं तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। साथ में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय भी थे और साथ में धर्म से क्या हुआ करते थे, पारसी हुआ करते थे। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि को त्यागने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर याद रखेंगे, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे ही इन्होंने अमार सोनार बांग्ला गाने की शुरुआत करी थी, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनेगा। 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय थे। किताब का नाम क्या था? वो आपकी गीतांजलि थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है जी, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि वंदे मातरम जब सबसे पहली बार कांग्रेस की बैठक में गाया गया था 1896 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1896 में? नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान के घटते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में? बताएं। ठीक है, देखो अगर सबसे पहले मैं आपकी बात की जाए इसमें, तो जो पीरियोडिक टेबल है वर्तमान में, उसमें आपको 7 तो पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं और 18 आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। 18 ग्रुप। 18वां जो ग्रुप है उसे अक्रियाशील गैस, नोबल गैस का क्या माना जाता है? ये ग्रुप माना जाता है। और जो आपकी ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपकी मेंडलीव के द्वारा शुरुआत में बनाई गई थी और इन्होंने शुरुआत में कितने 63 तत्व जो थे, 63 एलिमेंट्स इनके टाइम पे मेंडलीव को पता थे। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में जो तत्व लगाए, एलिमेंट लगाए, वो किसके आधार पे लगाए? एटॉमिक मास के आधार पे लगाए। किसके आधार पे? आपके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनको लगाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए विल बी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि जो आपका फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन नहीं निकलेगा? वैसोप्रेसिन है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, या फिर आपका मेलाटोनिन हो जाएगा? ठीक है, बताएं। देखो अगर बात की जाए, पीयूष ग्रंथि जो है वो एक तरीके की क्या है, इसको सीधे सीधे भैया मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। और इसी से आपका क्या है, एक याद रखना, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। देखो भैया 2 प्रकार की डायबिटीज होती है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ज्यादातर जो आपको देखने को मिलती है कौन सी मिलती है? मेलाइटस वाली। मेलाइटस वाली जिसमें क्या हो जाता है, ये वाली जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से पहले भी बता चुका हूं, 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। और इसी के आसपास देखो लाजमी सी बात है, जब 14 नवंबर को डायबिटीज है, डायबिटीज में देखो सूसू ज्यादा आती है, टॉयलेट ज्यादा आती है, तो टॉयलेट दिवस भी आसपास ही होना चाहिए। 19 नवंबर को टॉयलेट दिवस है। बस दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी दिन पुरुष दिवस भी होता है। मेरा बड़ा अजीब लगता है सुन के, ठीक है, कि हम खुद पुरुष हैं और पढ़ा रहे हैं और टॉयलेट दिन के दिन ही पुरुष दिवस। और महिलाओं का दिवस विमेंस डे कितना अच्छे से मनाया जाता है, और हम पुरुष दिवस मनाने जाएं तो किसी को कहो भी जाके तो पुरुष दिवस नहीं बोलते, बोलते कि हैप्पी टॉयलेट डे। तो वो बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पुरुषों के साथ हो रहा है। मेलाटोनिन जो है वो हम जरूर कह सकते हैं कि ये आपका पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड,
वहां पे से आपका ये क्या है, स्रावित नहीं होता है। एक चीज याद रखना, मेलाटोनिन से आपका क्या होता है, इसको भैया सोने वाले के लिए भी बोलते हैं कि ये जो मेलाटोनिन है जब ये निकलता है तब आपको क्या आती है, नींद आना शुरू होती है। क्योंकि देखो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब लाइट जल रही होती है तो ये कहते हैं भैया हम सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो अंधेरे में एक्टिव होता है। जब आपका शाम होती है, रात होती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन अपने आप शरीर में ज़्यादा बनने लगता है और फिर इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह, मैं खुद ही ऐसा हूँ, तो मेरे मुंह पे 100 क्या 1000 वाट का बल्ब भी जला दो तो भी मैं सो जाऊँगा। और दिन भर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रात होते होते वैसे ही अपने आप नींद आ जाती है। कुछ लोग होते हैं दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, लाइट जलती रहेगी, बोलते हैं भैया नींद नहीं आती। तो ये मेलाटोनिन याद रखना, ये आपका स्लीप को लाने में, नींद को लाने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो वो ध्रुव चंद गर्ग है, पीएम प्रसाद है, ध्यान आनंद है, या फिर सुरेश काबले हो जाएंगे, बताओ। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कोल इंडिया, ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ पे, कोलकाता में देखने को मिलेगा। एक ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट की संस्था है, और ये सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्थाओं में से भी एक भी है। और ये आपका जो कोयला मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, उसके नीचे ये कंट्रोल में रहती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अधीन रह के इसको कार्य करना होता है। और ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि भारत की सबसे ज़्यादा नौकरी देने वालों में से एक संस्था आपको ये देखने को मिल जाएगी। और इसके जो हेड हैं वो आपको कौन देखने को मिलेंगे, पीएम प्रसाद इस वक्त आपके क्या है, कोल इंडिया के आपको हेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है, तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पे हम कह सकते हैं 7th रैंक है इसकी। वैसे तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि हमारे देश के पास करीबन 13 लाख से ज़्यादा फौजी हैं, पर ये जो कोल इंडिया है इसमें करीबन 3.25 लाख लोगों को ये संस्था जो है वो नौकरी दे रही है वर्तमान में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, काम के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवेलिस था, विलियम बेंटिक था, माउंटबेटन था, या फिर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। माउंटबेटन की अगर बात की जाए तो हमारे देश का अंतिम वाइसरॉय था ये, लास्ट। लॉर्ड रिपन, लाजमी सी बात है, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, इनके टाइम पे ही वर्नैक्युलर एक्ट को समाप्त किया गया था, वर्नैक्युलर एक्ट को। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करवाया था। इसके टाइम पे आप लोगों को बताना है कि विधि आयोग बना था, तो उस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, कौन, किसको बनाया गया था विलियम बेंटिक के टाइम पे? इसका आंसर जो हो जाएगा वो कॉर्नवेलिस है। इनको भारतीय सिविल सर्विस का भैया जनक भी कहा जाता है, सिविल सर्विस के फादर बोला जाता है इनको भी। साथ में इसने जो चलाया था 1793 में, उसको क्या बोला गया, परमानेंट सेटलमेंट बोला गया, स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवेलिस के टाइम पे ही आपका क्या हुआ था वो भी याद रखना। इसी के टाइम पे आपकी दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो इसी के टाइम पे हुआ था, सेकंड नहीं, थर्ड। तीसरा वाला जो 1790 से लेकर 1792 से चला था, श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये क्या किया गया था, आपका समाप्त किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे सीमित कर लेते हैं। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए फिर से एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, ऐसे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जिनको तो ये चीज़ पता चली गई होगी, अगर क्लास में कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो उनके लिए है ये कि उत्कर्ष परिवार जो है वो आपका 13 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसीलिए उत्कर्ष परिवार इस खुशी को अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के साथ बांट रहा है। किस प्रकार, जो हमारा बिग समर सेल चल रही है, जो आपकी 14 जून से शुरू हो गई, 20 जून तक चलेगी, इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्लस 13 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, इसलिए 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जब आप इस कोर्स को, किसी भी कोर्स को परचेज करें, जो आपके एसएससी के, रेलवे के ऑनलाइन कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप UC13 वाला कोड जरूर लगा लेना, जिससे आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दिस अप टू 90% डिस्काउंट। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, और उत्कर्ष एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये PDF वहां पे मिल जाए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।